हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति इसके बारे में पढ़ेंगे और यही आज का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। इसके आगे हम लोग मध्यकालीन भारत इतिहास वो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो प्राचीन इतिहास से लास्ट वीडियो रहेगा। तो देखिए, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जर की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पुलकेशी द्वितीय के ऐहोल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है वो हरिचंद्र नामक राजा ने की, परंतु वंश का वास्तविक प्रथम महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट प्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि वत्सराज के समय से ही कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। वत्सराज के बाद उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय जो है वो 800 से लेकर 833 ईस्वी गद्दी पर बैठा। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार करके उसे प्रतिहार साम्राज्य की जो है राजधानी बनाया। ठीक है, नागभट्ट सेकेंड को राष्ट्रकूट शासक सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। मिहिर भोज प्रथम जो है 836 ईस्वी से लेकर के 865 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज को बनाई थी। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी था, अर्थात वह विष्णु भक्त था। उसने आदि वराह तथा जो है प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। मिहिर भोज के पश्चात उसके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम 885 से लेकर के 910 ईस्वी के ने शासन किया। लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारकर परमेश्वर महाधिराज कहा गया है। ठीक है, लेखों में उसको कहा गया है। उसकी राजभाषा से प्रसिद्ध विद्वान जो है राजशेखर रहते थे, जो उनके राजगुरु थे। ठीक है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास जैसे प्रसिद्ध जैन ग्रंथों की रचना की। मिहिर भोज ने भोपाल शहर बसाया था। इसने शासनकाल को प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल कहा। इस वंश का अंतिम शासक जो है वो यशपाल था, वो 1036 ईस्वी में था। प्रतिहार शासकों के पास भारत में सर्वोत्तम स्वारोही सैनिक थे। वेनसांग ने गुर्जर राज्य की पश्चिमी भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा। ठीक है, 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। गढ़वाल जो है राठौड़ वंश जो है वो गढ़वालों का मूल निवास स्थान विंध्याचल का पर्वतीय वन प्रांत माना जाता है। इसमें से कुछ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी क्या है कि इसमें बुक में दिया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को पूरा कंप्लीट रहेगा ये जो है। जो लोग भी नए हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक करिएगा। मैं लाइन से ही सीरियल वाइज ये पूरा ही जो है ये बुक ही रीड करवा रही हूँ। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये समझ में आएगा उनको। ठीक है, आप देखिए, चंद्रदेव ने गढ़वाल राजवंश की नींव लगभग 1080 से 1085 के मध्य कन्नौज में रखी। ठीक है, गढ़वालों की जो राजधानी कन्नौज थी। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र एक विद्वान था। उसे लेखों में विविध विचार वाचस्पति कहा गया। गोविंद चंद्र का मूल लक्ष्मीधर
भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाए। ठीक है, सारनाथ में जयचंद्र जो है वो 1170 से लेकर के 1194 ईस्वी इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जो शासक था। ठीक है, आख्यानों के अनुसार जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर से पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ठीक है, ये जो है वो स्वयंवर से ही उनका जो है संयोगिता का अपहरण पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा वह पराजित हुआ तथा मार डाला गया। दिल्ली का चौहान या चाहमान वंश। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि चौहान वंश की जो स्थापना है वो वासुदेव ने शाकंभरी अजमेर के निकट में की थी। देखिए ये सब जितने भी वंशज हैं ना, इसमें आप लोगों को बस ये पूछेगा कि इसके जो है वो स्थापना किसने की थी। ठीक है, जितने भी वंश इस टाइम मैं 2-3 वीडियो में आप लोग को लेके आई हूँ, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही। जैसे अब दिल्ली के जो चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, तो वासुदेव ने किया था। ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए इस वंश के प्रारंभिक नरेश कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। वासुदेव ने अपनी राजधानी अहिच्छन को बनवाया और वाकपति राज प्रथम ने 10वीं सदी के प्रारंभ में प्रतिहारों से अपने को स्वतंत्र कर लिया। पृथ्वीराज फर्स्ट के प्रथम के बाद उनका जो है पुत्र अजय राज शासक बना। अजय राज एक महान निर्माता था। उसने अजमेर की स्थापना की तथा उससे अपनी राजधानी बनाया। अजय राज का उत्तराधिकारी जो है अड़ोराज इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना को पराजित किया। अड़ोराज की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने की थी। अड़ोराज का पुत्र विशल देव अथवा विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। विशल देव एक यशस्वी कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेली नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की। इस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा की मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है। ठीक है, यह मस्जिद प्रारंभिक काल में विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है। सोमेश्वर का पुत्र जो है पृथ्वीराज तृतीय ने, एक मिनट, देखिए सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय 1178 ईस्वी में शासक बना, जिसे कथाओं में राज पिथौरा कहा गया है। चंदेल शासक परामर्दी देव को पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था, जिसमें अल्लाह एवं उदल मारे गए थे। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का युद्ध हुआ। ठीक है, तो तराइन का युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। देखिए फर्स्ट जो युद्ध है ये तराइन का 1191 में हुआ था, फिर द्वितीय 92 में हुआ था उन्हीं दोनों के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। और मतलब पहले में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी हारे थे और द्वितीय में पृथ्वीराज तृतीय हारे थे। इसके बाद भी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई। पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बाद उनके पुत्र गोविंद को गौरी ने अपनी अधीनता से अजमेर का शासक बनाया। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि जो है वो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की। देखिए ये जो पुस्तक है ये पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, तो चंद्रबरदाई ने लिखा था। ठीक है, और यहाँ से ये जो तराइन का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था, प्रथम और द्वितीय, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद गढ़वालों को पुत्री संयोगिता से विवाह किया था और मालवा के परमार राजवंशों के कालानुक्रम कुछ इस प्रकार हैं। देखिए परमार वंश का जो है उनका जो काल है वो इस प्रकार है इसमें से। तो देखिए क्या दिया गया है कि 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा के प्रतिहारों का आधिपत्य नष्ट हो गया तथा वहां पर परमार शक्ति का उदय हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक सौयक अथवा श्रीहर्ष था। परमारु की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी किंतु बाद में धारा नगरी थी। मंजू कला एवं साहित्य का महान संरक्षक था। उसने अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। इस वंश का सबसे लोक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भोज था। ठीक है। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो मेरुतुंग थे। भोज अपनी विद्वता से कविराज उपाधि से प्रख्यात था। उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। भोज ने धारा नगरी का विस्तार किया और स्वयं भोजशाला के रूप में विख्यात एक महाविद्यालय की स्थापना की तथा उसमें वाग्देवी सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। ठीक है। तो राजा भोज ने भोजपुर की जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि राजा भोज ने शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी तथा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। परमार भोज की मृत्यु पर पंडितों को बहुत दुख हुआ। उनकी मृत्यु पर यह कहावत प्रचलित थी, आद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को अपनी सल्तनत में मिला लिया और जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में ही बुंदेलों का उदय हुआ था और बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति और खजुराहो उनकी राजधानी थी। ठीक है। चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। उसके पौत्र जय सिंह जेजा के नाम पर यह प्रसिद्ध जेजा भुक्ति कहलाया। प्रारंभ में इनकी राजधानी जो है कालिंजर महोबा थी। फिर राजा धंगदेव ने अपनी राजधानी जो है कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। देखिए चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा जो है यशोवर्मन था तथा एक साम्राज्यवादी शासक भी था। उसने मालवा, चेदी और मध्य कौशल पर आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार किया। धंगदेव ने खजुराहो में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया जिसमें जिननाभ, विश्वनाथ और वैजनाथ मंदिरों का भी निर्माण करवाया। ठीक है। देखिए विश्वनाथ जो मंदिर है उसका भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। धंगदेव ने प्रयाग संगम से जल समाधि ली थी। विद्याधर चंदेल शासकों में महान शासक था। उसे मुसलमान लेखक उसका नाम नंद तथा विद्या नाम से कहते थे। ठीक है। अब हम लोग देते हैं विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का वध कर दिया क्योंकि उसने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय
की रचना की थी। चंद्रेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमर्दी देव था अथवा परमाल था और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने इसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस्वी या 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया। ठीक है, ऐबक की जो है अधीनता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि गुजरात के सोलंकी जो है चालुक्य वंश। देखिए, गुजरात के सोलंकी अथवा चालुक्य वंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने 942 ईस्वी में की। चालुक्यों की राजधानी जो है अहिलवाड़ा में थी और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तब गुजरात का शासक भीम प्रथम था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम के सामंत विलम ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। देखिए, महमूद गजनवी ने ही जो है वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो कब किया था? 1025 में इसने आक्रमण किया था। ये इसमें नहीं दिया गया है लेकिन आगे आएगा। ठीक है, और ये दिलवाड़ा का जैन जो मस्जिद है वो तब बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट में है कि जयसिंह सिद्धराज की उपाधि धारण करके शासक बना। जयसिंह सिद्धराज को विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता था। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र सूरी उसके दरबार में थे। जयसिंह ने माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण कर अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की। जयसिंह सिद्धराज ने सिद्धपुर के प्रसिद्ध रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया और शासक कुमार पाल चालुक्य हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में आकर जैन धर्म के अनुयायी बन गए। ठीक है, जयसिंह सूरी नामक कवि ने कुमारपाल चरित्र नामक काव्य में उसका यशोगान किया। चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में से लेकर के 1195 ईस्वी क्रमशः मोहम्मद गौरी व कुतुबुद्दीन ऐबक को गुजरात आक्रमण के समय पराजित कर दिया। चालुक्य के शासन काल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया और मोढेरा का सूर्य मंदिर चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। त्रिपुरी के कलचुरी जो है चेदी राजवंश। देखिए, चेदी राजवंश राजाओं की कलचुरी राजा प्रारंभिक प्रशासनिक शक्ति का केंद्र नर्मदा के किनारे महिष्मती में था, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का अन्य नाम हैहर से भी जाना जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश का संस्थापक जो है कुल्लक प्रथम जो है वो 845 ईस्वी में था। काव्य मीमांसा के रचयिता जो है वो राजशेखर कलचुरी के नरेश युवराज के दरबार में थे। कलचुरियों की दूसरी शाखा राजधानी रत्नपुर थी और गांगेयदेव कलचुरी वंश का महानतम शासक था और गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कर्णदेव ने धारण की थी। कर्णदेव एक शैव मतानुयायी थे। अब देखिए तोमर वंश। इस वंश का स्थापना जो है वो अनंगपाल तोमर ने किया था। 736 ईस्वी में की। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की। दिल्ली को तोमर की राजधानी बनाया। तोमर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी? तो अनंगलाल तोमर ने की थी। अब देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण ये पुस्तकें हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। आप लोगों को ये जो है जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आप लोगों को इतने याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आप लोगों को ये याद होने चाहिए। फिर भी हम लोग एक बार इसको पढ़ते हैं। देखिए, शूद्रक जो है मृच्छकटिकम के हैं। ठीक है, और यह ग्रंथ जो है जनसामान्य को आधार मानकर लिखा गया था। विशाख दत्त जो है वो मुद्रा राक्षक देवी चंद्रगुप्तम
ठीक है, ये है विशाख दत्त के। कामंदक जो है वो नीति ग्रंथ है, कामंदकी नीति सार है। देखिए विष्णु शर्मा के कहानी संग्रह और पंचतंत्र। पंचतंत्र हमेशा पूछा गया है, किसका है तो विष्णु शर्मा का है। ठीक है, अमर सिंह का देखिए कोश ग्रंथ है, अमर कोश। और चंद्र गोमी का है व्याकरण ग्रंथ है या फिर चंद्र व्याकरण। और ईश्वर कृष्ण का सांख्यकारिका। और दिनांग का है प्रमाण समुच्चय या फिर न्याय प्रवेश। उद्योगकर का है न्याय वार्तिक। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ, लेकिन आपको इसका याद होना चाहिए। आर्यभट्ट का देखिए 0.10 प्रसिद्ध के जन्मदाता कहे जाते हैं आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय। और दशनिकत सूत्र और आर्या शतक। ठीक है, वारामिहिर के प्रसिद्ध जो हैं वो ज्योतिषी और गणितज्ञ हैं वारामिहिर। और देखिए यहाँ पे इनका जो है वृहद संहिता इनका पुस्तक है। और ये इनका विवाह पटल और योग माया, ये इनकी पुस्तक है। देखिए ब्रह्मगुप्त के ये गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के जनक है ब्रह्मगुप्त। देखिए जो है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य और ध्यान ग्रह के। और नागार्जुन जो है वो प्रसिद्ध जो है रसायन शास्त्री हैं। और देखिए यहाँ पे वाघभट्ट जो है प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। अष्टांग हृदय चरक जो है कनिष्क के समय में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं। चरक संहिता इनकी पुस्तक है। और देखिए बाणभट्ट का ये इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दरबार कवि थे बाणभट्ट। और देखिए हर्षचरित कादम्बरी चंडी शतक ये इनकी रचना थी। ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए कवि मयूर का हर्षवर्धन का कादम्बरी जो है कवि दरबारी कवि हैं। ठीक है, सूर्य शतक इनके जो है कवि, ये इम्पोर्टेंट है लेखक। और देखिए हर्षवर्धन 3 नाटकें देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों इम्पोर्टेंट है हर्षवर्धन के। देखिए सोमदेव हैं कथा सरित सागर। और जयदेव के गीत गोविंद इम्पोर्टेंट है। भारवी के कृताजुनियम इम्पोर्टेंट है। भट्टी के देखिए भट्टी काव्य और रावण वध। और देखिए माघ का शिशुपाल वध। और भर्तृहरि के श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। और दंडी के काव्य दर्शन। और बुद्ध घोष के विशु द्विगम। और विल्हड़ के चौर पंचाशिका। और ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है विक्रमांक देव चरित। और भवभूति की देखिए मालती माधव। और महावीर चरित, उत्तर रामचरित, ये इम्पोर्टेंट है। दंडी के देखिए यश कुमार चरित। और राजशेखर के कपूर मंजरी, गुड़ागढ़ के और विहत कथा, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वसुमित्र के देखिए महाविभाग सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है। और जो मैं आप लोगों को बताई ये सब पूरे पूछे गए। देखिए भवभूति, दंडी, ये सब पूछा गया है। बुद्ध घोष, दंडी, भर्तृहरि, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप नीचे देखिए गए आर्यों का निवास स्थान। तो इसमें देखिए कि आर्य कब कब आए और कहाँ कहाँ रहें, वो इनका निवास स्थान है। ठीक है, बस ये आपका यहाँ से ये ख़त्म होता है आप लोगों का। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो मैं आप लोगों को सारे ही सब का PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। आप लोग वहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे PDF में भी इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो है प्राचीन इतिहास समाप्त हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थोड़े से ये मैं जान सकती हूँ कि थोड़े से ये बोरिंग पॉइंट थे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें से मैं आप लोगों को बताते चली, क्योंकि इससे आप लोगों को बोरिंग भी नहीं है। आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड। और प्लीज़ वंस अगेन जो लोग भी मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
थैंक यू।